हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी एट जमनी लाल कॉलेज। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगी वह है क्रमबद्ध भूगोल तथा प्रादेशिक भूगोल में द्वैतवाद, डुअलिज्म इन सिस्टमेटिक ज्योग्राफी एंड रीजनल ज्योग्राफी। क्रमबद्ध भूगोल तथा प्रादेशिक भूगोल में द्वैतवाद को समझने से पहले क्रमबद्ध भूगोल तथा प्रादेशिक भूगोल को जानना आवश्यक है। वास्तव में क्रमबद्ध तथा प्रादेशिक दो ऐसी विधियां, रीतियां अथवा उपागम हैं जो हमें भूगोल का अध्ययन तथा वर्णन करने में सहायता देती हैं। इन दोनों विधियों का वर्णन सबसे पहले बर्नार्ड वेर्नेनियस ने 17वीं शताब्दी में किया था। वुल्ड्रिज तथा ईस्ट के अनुसार Geography may be pursued by two methods or upon two levels, which may be distinguished as general or world geography and special or regional geography. पहली विधि जिसके बारे में हम बात करेंगे वह है क्रमबद्ध विधि, सिस्टमेटिक मेथड। भूगोल के अध्ययन की क्रमबद्ध विधि में एक ही भौगोलिक कारक को लेकर समस्त विश्व के किसी भी भाग का अध्ययन किया जाता है। इस विधि के अनुसार भूगोल का अध्ययन इस प्रकार किया जाता है कि हमारा ध्यान भूगोल के किसी एक तत्व पर ही केंद्रित होता है। धरातल, जल प्रवाह, मृदा, वनस्पति, खनिज संपदा, कृषि उद्योग, परिवहन, व्यापार, जनसंख्या आदि प्रमुख भौगोलिक तत्व हैं। इन तत्वों का अध्ययन समस्त पृथ्वी के संदर्भ में किया जाता है। पृथ्वी के मानव तथा आर्थिक भूगोल का अध्ययन भी क्रमबद्ध विधि से किया जा सकता है। उदाहरणतया मानव भूगोल में पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या का अनुपात आदि का अध्ययन क्रमबद्ध विधि द्वारा सुगमता से किया जाता है। इसी प्रकार आर्थिक भूगोल में कृषि फसलों, खनिजों, ऊर्जा के संसाधनों, उद्योग धंधों, परिवहन के साधनों आदि के अध्ययन में क्रमबद्ध विधि का प्रयोग किया जा सकता है। इस विधि को प्रकरण विधि या टॉपिकल अप्रोच भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकरण या तत्व मिश्रण का अध्ययन करके ही भूगोल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता रिचर्ड हार्टशोन के अनुसार क्रमबद्ध भूगोल के अध्ययन का सबसे साधारण तरीका यह है कि पृथ्वी के तल की असमानताओं पर किसी एक भौगोलिक तत्व के संदर्भ में विचार किया जाए। कुछ भूगोलवेत्ता इसे सामान्य भूगोल यानी जनरल ज्योग्राफी के नाम से भी पुकारते हैं। सिस्टमेटिक ज्योग्राफी के अध्ययन का यह लाभ है कि इसके द्वारा समस्त यथार्थता के कुछ तत्वों का चयन कर लिया जाता है और उन चुने हुए तत्वों के विश्लेषण एवं वितरण पर ध्यान दिया जाता है। दूसरा है प्रादेशिक विधि, रीजनल अप्रोच। भूगोल का अध्ययन करने के लिए प्रायः भूस्थल को विभिन्न प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। पृथ्वी के तल पर भौगोलिक दिशाएं सर्वत्र एक समान नहीं है, अपितु विभिन्न भागों में विभिन्नता होती हैं। इस विधि के अनुसार हमारे क्षेत्र की सीमाओं का पता चलता है, न कि भूगोल के तत्वों की सीमा का। भूस्थल के विभिन्न भागों का गहन अध्ययन करने के लिए बड़े क्षेत्रों को छोटे क्षेत्रों में बांटा जाता है। उदाहरणतया विश्व का अध्ययन करने के लिए पूरे विश्व को प्राकृतिक खंडों में विभाजित किया जाता है। भूतल पर इतनी स्थानिक भिन्नताएं यानी कि एरियल डिफरेंशिएशंस हैं कि कोई भी क्षेत्र किसी अन्य क्षेत्र के जैसा नहीं होता। परंतु कई बार पृथ्वी तल पर दूर स्थित प्रदेशों के भौगोलिक वातावरण में काफ़ी समानता देखने में आती है, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर मानव जीवन भी एक सा ही होता है। उदाहरणतया उत्तरी अफ्रीका में स्थित सहारा मरुस्थल जैसा वातावरण हजारों किलोमीटर दूर स्थित दक्षिणी अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल, दक्षिणी अमेरिका के आटाकामा मरुस्थल, अरब के मरुस्थल, थार के मरुस्थल तथा ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में भी पाया जाता है। अतः इन सभी भूभागों को एक प्राकृतिक खंड में सम्मिलित किया जा सकता है, जिसे हम उष्ण मरुस्थलीय खंड कहते हैं। इन दूर स्थित प्रदेशों में भौगोलिक तथा मानवीय तत्व लगभग एक जैसे हैं। इन क्षेत्रों का एक मरुस्थलीय क्षेत्र के रूप में अध्ययन करना ही प्रादेशिक विधि है। इसी प्रकार भारत का अध्ययन करने के लिए हम भारत को विभिन्न प्रदेशों में बांटकर अध्ययन करते हैं, तो इसे भारत का प्रादेशिक भूगोल कहा जाएगा। उदाहरणतया यदि हम समस्त भारत को न लेकर गंगा का मैदान, छोटा नागपुर का पठार, असम की घाटी अथवा तटीय प्रदेश को लेकर उसकी स्थिति, धरातल, जल प्रवाह, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, खनिज संपदा, कृषि, उद्योग, यातायात इत्यादि का अध्ययन करेंगे तो यह प्रादेशिक विधि होगी। इस प्रकार सारे विश्व या उससे किसी बड़े भाग को भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित करके भौगोलिक अध्ययन करने की विधि को प्रादेशिक अध्ययन विधि कहते हैं।
इस विधि के अंतर्गत भौगोलिक अध्ययन को प्रादेशिक भूगोल यानी कि रीजनल ज्योग्राफी कहते हैं। हार्टशॉर्न के अनुसार रीजनल ज्योग्राफी इज लिटरली व्हाट इट्स लिटिल एक्सप्रेसेस द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ बाय पोर्शन ऑफ इट्स सरफेस। इसके द्वारा भूगोल का अध्ययन अधिक सरल तथा प्रभावपूर्ण हो जाता है। इसके कारण तथा प्रभाव का संबंध स्पष्ट दिखाई देता है। भूगोल के मूल नियम भली भांति समझ में आ जाते हैं। विभिन्न प्रदेशों के अध्ययन से उनके बीच होने वाली आर्थिक विषमताओं के कारण का पता चलता है। क्योंकि क्षेत्र सीमित होता है, इसलिए इस विधि द्वारा अधिक गहन अध्ययन हो सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रमबद्ध विधि तथा प्रादेशिक विधि दोनों ही भूगोल के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण हैं। क्रमबद्ध विधि में हम अपने अध्ययन के लिए एक या एक से अधिक भौगोलिक तत्वों का चुनाव करते हैं तथा प्रादेशिक विधि में हमारा ध्यान केवल संबंधित प्रदेश पर ही केंद्रित होता है। हार्टशॉर्न के अनुसार भूगोल की प्रत्येक विशिष्ट शाखा में क्रमबद्ध तथा प्रादेशिक भूगोल का प्रतिनिधित्व मिलता है। क्रमबद्ध भूगोल में एक तत्व अथवा तत्व मिश्रण का अलग से अध्ययन किया जाता है और प्रादेशिक भूगोल में किसी प्रदेश के संबंधित तत्वों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल के अध्ययन में क्रमबद्ध तथा प्रादेशिक उपागम का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता आया है। प्राचीन भारत में ईसा से पूर्व बौद्धिक काल में पृथ्वी का भौगोलिक अध्ययन एक ग्रह के रूप में किया जाता था। इसके अंतर्गत पृथ्वी के सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमण, अपने अक्ष के गिर्द घूर्णन, ऋतु परिवर्तन, दिन रात का छोटा बड़ा होना आदि सम्मिलित किए जाते थे। यह समस्त अध्ययन प्रादेशिक उपागम द्वारा किया जाता था। ग्रीक एवं रोमन भूगोलवेत्ताओं ने भी दोनों विधियों का प्रयोग किया था। संभवतः क्रमबद्ध तथा प्रादेशिक उपागम का मुद्दा सबसे पहले बर्नार्ड वेरेनियस अर्थात वारेन ने 17वीं शताब्दी के मध्य में उठाया। सन 1650 में प्रकाशित उन्होंने अपनी पुस्तक को 2 भागों में बांटा। इसका नाम था सामान्य भूगोल तथा विशेष भूगोल। इस प्रकार भूगोल का अध्ययन 2 शाखाओं में विभक्त हो गया, जिन्हें क्रमशः सामान्य भूगोल तथा विशेष भूगोल से संबोधित किया जाने लगा। सामान्य भूगोल ने पृथ्वी की एक इकाई के रूप में मानकर उसका भौगोलिक अध्ययन किया गया। इसमें सामान्य नियमों का प्रतिपादन किया गया था जो संपूर्ण पृथ्वी की परिघटनाओं से संबंधित होते थे। धीरे धीरे सामान्य प्रकृति का समस्त अध्ययन क्रमबद्ध भूगोल के नाम से जाने जाने लगा, परंतु इसे मुख्यतः भौतिक भूगोल तक ही सीमित रखा गया, क्योंकि भौतिक भूगोल को प्रकृति के नियमों द्वारा समझा जाता है। विशेष भूगोल में विश्व के विभिन्न देशों का वर्णन किया गया था। विशेष भूगोल में नियमों को स्थापित करना कठिन होता था, क्योंकि इसमें मानव के कार्यक्रम सम्मिलित होते थे और मनुष्य का व्यवहार सदा अनिश्चित होता है। परंतु ब्लैश के अनुसार वेरेनियस द्वारा सामान्य नियमों को विशेष वर्णनों में प्रयुक्त किया गया था और इन दोनों पक्षों में जो संबंध था उसे भूगोल की घनिष्ठ एकता की रचना होती थी। वेरेनियस के बाद जर्मनी के विख्यात विद्वान अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने क्रमबद्ध तथा प्रादेशिक भूगोल में अंतर स्पष्ट किया। उन्होंने भूगोल की विषय वस्तु को यूरेनोग्राफी तथा भूगोल में विभाजित किया। हम्बोल्ट के अनुसार यूरेनोग्राफी वर्णनात्मक भूगोल है, जबकि भूगोल में उन परिघटनाओं का वर्णन किया जाता है जो किसी क्षेत्र में घटित होती हैं। हम्बोल्ट ने 6000 किलोमीटर से भी अधिक यात्राएं की और अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ कॉस्मोस को 5 खंडों में लिखा। इस ग्रंथ में उसने समस्त विश्व का विस्तृत वर्णन किया है। हम्बोल्ट के समकालीन कार्ल रिटर ने जर्मनी के अंदर भूगोल के अध्ययन तथा अध्यापन में विशेष योगदान दिया। उन्होंने अपनी पुस्तक अर्डकुंडे में विश्वास व्यक्त किया है कि पृथ्वी तल पर होने वाले सभी दृश्य कुछ नियमों से नियंत्रित होते हैं। अतः भूगोल के अध्ययन में किसी सिद्धांत को अपनाने की अपेक्षा तथ्यों का अवलोकन करना चाहिए और उनका तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। रिटर ने अपनी आरंभिक रचनाओं में क्रमबद्ध भूगोल यानी सिस्टमेटिक ज्योग्राफी को अपनाया था और भूतल के अध्ययन में के लिए 4 प्रकार के उच्चावच, पर्वत, पठार, मैदान और उत्तम भूमि बतलाए थे। उन्होंने इस वर्गीकरण का प्रयोग अपने प्रादेशिक भूगोल में भी किया था। फर्डिनेंड वॉन रिchthofen ने विचार व्यक्त किया कि प्रादेशिक भूगोल को पूर्णतया वर्णनात्मक होना चाहिए ताकि किसी भी प्रदेश के महत्वपूर्ण लक्षणों को सुचारू रूप से उजागर किया जा सके। उनके विचार में सामान्य भूगोल में व्यक्तिगत परिघटनाओं के स्थानिक वितरण का वर्णन होना चाहिए। फ्रेडरिक रैट्ज़ल से पहले हम्बोल्ट ने क्रमबद्ध भूगोल तथा रिटर ने प्रादेशिक भूगोल की नींव रख दी थी। रैट्ज़ल की रचनाओं पर रिटर के विचारों का बहुत गहरा प्रभाव था
और रैट्ज़ल ने स्वयं अपने अंतिम ग्रंथ में ये स्वीकार किया कि रिटर की भांति वह भी पृथ्वी तल पर होने वाली घटनाओं और दृश्यों में पारंपरिक संबंधों को मानता था। उसने निगमन पद्धति को अपनाया और विभिन्न प्रदेशों तथा आदिवासियों की जीवन शैलियों का तुलनात्मक अध्ययन किया। वह तो संपूर्ण पृथ्वी को एक इकाई मानते थे। उन्होंने बताया कि पृथ्वी के विभिन्न तथ्य एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं और संपूर्ण पृथ्वी एक है। परंतु रैट्ज़ल तथा रिटर की विचारधारा में मूल अंतर यह है कि रैट्ज़ल के बाद एल्फ्रेड हेटनर ने प्रादेशिक विधि का पक्ष लेते हुए बताया कि भूगोल एकेश्वरीय न होकर विशिष्टता सूचक है। उसके विचार में भूगोल का मुख्य ध्येय पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान प्राप्त करना है, क्योंकि ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उसके विचार में मनुष्य किसी भी क्षेत्र की प्रकृति का अभिन्न अंग है। अतः हम इसमें देखते हैं कि किस तरह से भूगोल में सिस्टमेटिक और रीजनल ज्योग्राफी के बीच में एक तरह का द्वंद्व चलता आ रहा है। कुछ ज्योग्राफर रीजनल अप्रोच का समर्थन करते हैं, कुछ ज्योग्राफर सिस्टमेटिक अप्रोच का समर्थन करते हैं, और हम ये देख सकते हैं कि ज्योग्राफी ने दोनों ही अप्रोच को बखूबी अपनाया है। दोनों ही अप्रोच का प्रयोग होता है भूगोल में। धन्यवाद।